दोस्तों, इसके पहले के दो पार्ट हम देख चुके हैं, खनिज और शक्ति संसाधन। पहले भाग में हम खनिज किसे कहते हैं, खनिज कैसे निर्माण होता है और खनिजों के उपयोग किस प्रकार किए जाते हैं, इस मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। और दूसरे भाग में हम देख चुके हैं कि खनिजों का वितरण दुनिया भर में किस किस इलाकों में किस प्रकार हुआ है, ये भी हम देख चुके हैं। और हमने देखे हैं कि जैसे मतलब 7 महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उन कॉन्टिनेंट में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उनका वितरण भी हम देख चुके हैं। आज हम इस अध्याय में खनिज और शक्ति संसाधन भाग 3 में हम देखने वाले हैं कि खनिज जो का उपयोग किस प्रकार किया जाता है और खनिजों का संरक्षण करना जरूरी क्यों है, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे कि खनिज जो चीजें होती है वो चीजें कभी ना कभी समाप्त होने वाली है, समाप्य है और इसीलिए हमको उनका संरक्षण भी करना बेहद जरूरी है। और संरक्षण करने के लिए कुछ तरीके भी होते हैं, वो तरीके भी हम इस अध्याय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में जब खनिज कभी ना कभी समाप्त होने वाले हैं, ये बात तो तय है, क्योंकि हमारी जरूरतें ज्यादा है। खनिजों का निर्माण होने की जो गति है वो बहुत ही धीमी है और इसीलिए ये रेशियो कुछ विसंगत नजर आता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमको हमारी जरूरत को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ पर्याय व्यवस्था को सोचना पड़ेगा। और इसीलिए हमको जब खनिज समाप्त होने के बाद अपने को तो इंडस्ट्री चलानी है, यातायात के साधन तो चलाने हैं, हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी उसको भी चलाना है। जैसे मतलब बिजली को निर्माण करने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कोयला भी क्या है, उसको कुछ लिमिट है, वो भी सीमित मात्रा में उपलब्ध है, कभी ना कभी वो समाप्त होने वाला है। और आज ऐसा कहा जाता है कि 2050 तक भारत में जितने भी कोयला खदानें हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और ऐसे हालात में जब मान लीजिए कि 30-35 साल के बाद अगर ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है तो हमको खनिज और शक्ति संसाधन का जब अध्ययन कर रहे हैं तो पर्यायी व्यवस्था का भी विचार करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे हालात में जैसे अभी हमारे पास इतनी सारी एनर्जी है, लेकिन एनर्जी का इस्तेमाल, एनर्जी बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी को भी हमको विकसित करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे हालात में जैसे मेरा सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा होती है, ये सौर ऊर्जा तो हमको तो मुफ्त में मिलती है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बिजली के लिए जो कोयला लगता है, कोयले पर जो भार होता है, दबाव होता है, वो कम हो जाएगा। और इसका नतीजा ये हो जाएगा कि सोलर से मिलने वाली, सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है बहुत ही शुद्ध होती है, प्रदूषण मुक्त होती है, प्रदूषण की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि शक्ति के कुछ शक्ति संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, वो क्या क्या होते हैं, नवीकरणीय क्या चीजें होती है, अनवीकरणीय क्या चीजें होती है, और कुछ हम जैसे शक्ति संसाधन के कुछ उदाहरण भी देखेंगे, उनके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। इसका जिक्र इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, इसके पहले हम पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड देख चुके हैं। हमने खनिज का अर्थ समझने की कोशिश की है और खनिज का उपयोग क्या होता है, खनिज निर्माण होने की प्रक्रिया क्या होती है, उसको भी समझने की कोशिश की है। अभी इस अध्याय में भाग तीसरा है। इस अध्याय में हम कुछ शक्ति संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं शक्ति संसाधन, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा को बचाना जरूरी है, इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं, एक मुद्दा हम समझने की कोशिश करते हैं। शक्ति संसाधन, हम इसको समझते हैं कि शक्ति या उसको ऊर्जा, यह हमारे जीवन में एक अभिन्न और अविभाज्य और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसका इस्तेमाल हम कृषि में करते हैं, उद्योगों में करते हैं, परिवहन में करते हैं, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी जरूरी होता है।
और ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से हम परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसीलिए हम शक्ति संसाधन के दो प्रकार देखेंगे, एक है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो परंपरागत स्रोत को हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम रिन्यूएबल भी कुछ संसाधन होते हैं। जैसे ऊर्जा के ये परंपरागत स्रोत वे है जिसको लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, लंबे समय से वर्षों से हम इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और इसमें ईंधन भी है, जीवाश्म ईंधन भी है। ये कुछ परंपरागत ऊर्जा के कुछ मुख्य स्रोत है। और यहाँ कुछ रिन्यूएबल भी है, जैसे मतलब उनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है, जैसे विंड मिल है, पौधे हैं, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे कुछ एनर्जी सोर्सेस हैं जो रिन्यूएबल होते हैं। यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, यहाँ हम बात कर रहे हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की। तो ये प्राकृतिक गैस के और खनिज के कुछ लाभ भी है और हानि भी है। अगर हम खनिज तेल की अगर लाभ देखेंगे तो ये आसानी से परिवहनीय है, क्योंकि इसको हम टैंकर से इधर उधर लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात है, ये यहाँ से पेट्रो रसायन उद्योग का आधार बन सकते हैं खनिज तेल से। और प्राकृतिक गैस का जो लाभ है, ये आसानी से परिवहनीय है, क्योंकि इसको भी पाइपलाइन डालकर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। तेल और कोयले से अधिक ये स्वच्छ है। अगर तुलना करेंगे तो तेल और कोयले से बहुत ही स्वच्छ है, प्रदूषण मुक्त है, और तेल से सस्ता भी होता है। लेकिन इन दोनों के लाभ देखने के बाद कुछ हानि भी है, जैसे कि ये तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। अगर ये तेल अधिप्लावन हो जाता है और हवा में मिक्स हो जाता है, गैस का रिसाव होता है, हवा में मिल जाता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन को क्षय कर देता है। और यह निर्मुक्त प्रदूषक के कारण आम्ल वर्षा भी हो सकती है, कि जैसे मतलब इनको जलाने के बाद जो वातावरण में धुआं फैलता है, उनके पार्टिकल्स फैलते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि आम्ल वर्षा, जिसको मतलब एसिड रेन भी हो सकता है। और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, लेकिन क्या है, अगर देखिए अगर ये कुछ समाप्त हो गई है, दूसरी प्राकृतिक गैस का संचय कहाँ है, ये ढूंढना भी इतना आसान नहीं है। खनिज तेल अगर समाप्त हो गए हैं, उसको भी ढूंढना आसान नहीं है। तो ये हो गए कुछ लाभ और हानि। दूसरा प्रकार है ईंधन, और ईंधन के लाभ जो होते हैं ये सुप्राप्य है, ये आसानी से कहीं भी मिल सकते हैं। बहुत संख्य लोग इसको ऊर्जा के रूप में इसको उपयोग करते हैं। लेकिन हानि देखिए, संग्रहण में अधिक समय लगता है, ये प्रदूषण फैलने वाला ईंधन है, हरित गृह प्रभाव में ये वृद्धि करता है, और ये निर्नवीकरणीय है, मतलब कि नवीकरण नहीं होता। और तीसरा प्रकार है कोयला। तो कोयले के भी कुछ लाभ होते हैं कि विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हानि यह है कि इससे प्रदूषण फैलता है, ये प्रदूषण का मुख्य स्रोत बन सकता है। परिवहन के लिए भारी है, क्योंकि ये उसका जो वेट होता है, वजन होता है, वो ज़्यादा होता है। चौथी बात है जल विद्युत। जल विद्युत के भी कुछ लाभ होते हैं, जैसे मतलब ये प्रदूषण मुक्त है, ये बात तय है। सिंचाई और मत्स्य को बहुत ही बढ़ावा देता है, और ये सस्ता भी होता है। लेकिन हानि देखिए, इसके स्थानीय समुदाय के विस्थापन की समस्या निर्माण हो जाती है, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े जलाशय का निर्माण करना पड़ता है। जलाशय निर्माण करना मतलब क्या है, बहुत सारा इलाका उसके दायरे में आ जाएगा, तो अनेक लोग जो जंगलों में रहते हैं, ये जो खेतों के आसपास रहते हैं, उनको विस्थापित होना पड़ता है। और इसको स्थापित करना मतलब क्या, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, वो बहुत ही खर्चीली है, महंगी होती है। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के कुछ लाभ और हानि या समझ लिए हैं। ईंधन की हम बात कर रहे हैं, तो इसका उपयोग होता है पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हम इसका व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इलाके के लोग इस ईंधन का ही, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ये उसको एक बार, जैसे मतलब पेट्रोल है, डीजल है, इनको हम एक बार इस्तेमाल करने से दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन रिन्यूएबल जो होते हैं, जैसे मतलब लकड़ी होती है, उसका हम इस्तेमाल मतलब क्या है कि उसको पौधे हम लगा सकते हैं, वो बढ़ने के बाद काट सकते हैं, उसका इस्तेमाल ईंधन के लिए कर सकते हैं, फिर से हम पौधे लगा सकते हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ सोर्सेस है।
ईंधन के लाभ और हानि देखते हैं कि जैसे कि इसके पहले हम देख चुके हैं कि ये सुप्राप्य है, आसानी से मिल सकता है, बहुसंख्य लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हानि में देखिए संग्रहण में अधिक उपयोग होता है, अधिक समय लेता है, प्रदूषण फैलने वाला ये ईंधन है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, निर्नवीकरण है, इसको एक बार जलाने से दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जीवाश्म ईंधन की हम बात करते हैं जो जनरली औषधि शैलों में पाए जाते हैं, तो पौधों और जानवरों के अवशेषों जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे और ताप और दाब के प्रभाव से ये जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए थे, तो इसको हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। और यह उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, और इन खनिजों के जो भंडार है बहुत ही सीमित है, कभी ना कभी समाप्त होने वाले हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है, इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है और इसीलिए ये कभी ना कभी समाप्त होने वाले हैं। इसीलिए हमको कहते हैं कि अपने संसाधन, शक्ति संसाधनों का इस्तेमाल बहुत ही संभल कर करना पड़ेगा, उनका संरक्षण भी करना जरूरी है। कोयला की हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये लकड़ी जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इससे बनता है और इसीलिए हम इसको जीवाश्म ईंधन कहेंगे। इसका उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में किया जाता है, बाष्प इंजन चलाने के लिए किया जाता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और कोयले से जो प्राप्त जो ऊर्जा होती है इसको हम तापीय ऊर्जा भी कहते हैं, जिसको हम थर्मल पावर भी कहते हैं। और कोयला लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना हुआ ये उसकी प्रक्रिया है। कोयला इसीलिए अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्हित मतलब क्या है, तो अंदर है, अंदर ही निर्माण होता है और इसीलिए अंतर्हित धूप के रूप में उसको जाना जाता है। और विश्व में कुछ अग्रणी देश है इसका उत्पादन करने के में, जैसे कि चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत में भी कुछ इलाकों में इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में स्थित कुछ कोयला खदानें नजर आती है। अपने भारत में भी इसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कोयले की हानि और लाभ भी हम देख चुके, जैसे मतलब ये विस्तृत रूप से उपलब्ध है, ये लाभ है और इसका इस्तेमाल विद्युत रूपांतरण के लिए किया जाता है। लेकिन हानि यह है कि प्रदूषण का यह स्रोत है, इससे प्रदूषण फैलता है, क्योंकि जलाने के बाद उसका जो धुआं निकलता है वो वातावरण में फैल जाता है, जिससे प्रदूषण फैलता है। परिवहन के लिए भी भारी है, क्योंकि ये वजन से ज़्यादा, वजन इसका ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं कि तापीय ऊर्जा संयंत्र का एक दृश्य है और भारत में कहाँ कहाँ कोयला उत्पादन किया जाता है, ये भी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ कहाँ है, थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ है, ये इसका नज़ारा हम भारत के नक्शे पर देख सकते हैं। अगला मुद्दा है पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम होते हैं वो शैलों की परतों के मध्य में पाए जाते हैं और यह शैलों की परतों के मध्य में पाए जाते हैं और उसका वेदन है अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। हमने इसके पहले देखे थे कि जो तेल होता है उसका निकालने के लिए जो हम कूप नलिकाओं का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जमीन से अंदर तक पाइप डालकर मशीन के द्वारा उसको निकाला जाता है, उसका निष्कर्षण किया जाता है। बाद में परिष्करणशाला में उसको भेजा जाता है, उस पर अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से उसको विभिन्न तरह के उत्पादन, जैसे डीजल बन जाता है, बाद में उससे पेट्रोल भी बनता है, मिट्टी का तेल बनता है, मोम, प्लास्टिक और स्नेक जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, इसके भी उत्पादन लिए जाते हैं। तो ये हो गए पेट्रोलियम के कुछ उपयोग। अभी देखिए पेट्रोलियम जो शब्द होता है, यह शब्द पेट्रा इस शब्द से निकला हुआ है, जो लैटिन शब्द से है और इसका अर्थ होता है शैल, और ओलियम का अर्थ होता है तेल, जो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम का अर्थ होता है शैल तेल, मतलब कि शैलों में पाए जाने वाला तेल। तो ये अपरिष्कृत जिसको मतलब प्रोसेस नहीं किए वैसा ये पेट्रोलियम तेल है। और ये संपीड़ित जिसको हम बोलते हैं, जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो बोलते हैं, ये प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है और इसीलिए शहरों में, गाड़ियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं और इसीलिए सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम की हम बात करते हैं तो ये पेट्रोलियम काला सोना के रूप में भी जाना जाता है। पेट्रोलियम इससे बने जो उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान है।
अगर हम देखेंगे कि जो पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, इनके दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोलियम के जो मुख्य उत्पादक जो देश है यहाँ ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है और कतार जैसे देश है। भारत में भी कुछ इलाकों में इसके उत्पादन लिए जाते हैं, जैसे कि असम में दिग्बोई, मुंबई में बॉम्बे हाई, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा इलाके में भी इसके कुछ संचय निक्षेप पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस की हम बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक गैस ये पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाने वाली जो होती है और तब निर्मुक्त होती है जब इसको परिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। क्योंकि जब परिष्कृत जो तेल होता है वो तेल निकालने के बाद जो वैक्यूम होती है, जो मतलब खाली जगह होती है, उसमें गैस निर्माण होती है और वही गैस हम प्राकृतिक गैस के तौर पर हम जानते हैं। इसका प्रयोग हम घरेलू कामों के लिए करते हैं, वाणिज्यिक ईंधनों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके कुछ प्रमुख उत्पादक देश है जैसे रूस है, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम है और नीदरलैंड है जैसे देश यहाँ प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में भी कुछ इलाकों में पाया जाता है, जैसे कि जैसलमेर जो राजस्थान है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा इलाके में, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में भी इसका संचय पाए जाते हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार है और इसीलिए उनको अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। दोस्तों हम यहां देख रहे हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के लाभ और हानि। तो यह खनिज तेलों की अगर बात करेंगे तो यह आसानी से परिवहनीय है, पेट्रो रसायन उद्योगों का यह आधार बन सकता है। अगर प्राकृतिक गैस के अगर हम लाभ देखेंगे तो ये आसानी से परिवहनीय है, क्योंकि इसको पाइपलाइन डालकर एक जगह से दूसरी जगह हम लेकर जा सकते हैं। तेल और कोयले से अधिक यह स्वच्छ है, तेल से यह सस्ता भी है, लेकिन इसके कुछ दोनों की हानि भी है, जैसे कि यहाँ तेल अधिप्लावन मतलब क्या है, जो और तेल गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय हो सकता है। अगर ये तेल पानी में फैल जाता है तो वहाँ की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। गैस का अगर रिसाव होता है तो वातावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको नष्ट कर सकते हैं। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण आम्ल वर्षा भी हो सकती है, क्योंकि इनको जलाने से वातावरण में धुआं फैलता है और जिससे वो एसिड रेन की संभावना हो सकती है। और नए ईंधन का अन्वेषण भी आसान नहीं, क्योंकि अगर ये एक बार समाप्त हो गए तो दोबारा इसको हम निर्माण नहीं कर सकते या नए ईंधन का अन्वेषण भी नहीं कर सकते। जीवाश्म ईंधनों का जो दोहन होता है, दोहन का मतलब उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं दोहन। तो जीवाश्म ईंधनों का जो अति उपयोग अगर करेंगे तो वो समाप्ति तक पहुंच सकता है और ईंधनों को जलने से निकलने वाले जो विषैले कुछ प्रदूषक होते हैं वो भी हमारे चिंता का विषय होते हैं, क्योंकि यह वातावरण को प्रदूषित करते हैं। और इसीलिए हमको गैर परंपरागत स्रोतों के ओर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके पहले के जितने भी हम उदाहरण देखे हैं वो परंपरागत स्रोत है जिससे प्रदूषण फैलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। और इसीलिए हमको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हो सकते हैं। तो देखते हैं कि गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने इस अध्याय को यहाँ हम देख चुके हैं कि परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, उनके लाभ और हानि क्या क्या है, इनका हम समझने की कोशिश की है, इनको हम समझने की कोशिश की है। और इसी अध्याय के अगले एपिसोड में हम कुछ और मुद्दों का जिक्र करेंगे, उनको समझने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम यही रुकते हैं।